नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है नक्सलवाद का खात्मा, अब विकास को प्राथमिकता। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार अब उन जिलों के तेज विकास पर फोकस कर रही है जो कभी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना है। प्रदेश में अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार ने रणनीति तेज कर दी है। सुरक्षा अभियानों में सफलता के बाद सरकार का फोकस अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। राज्य सरकार का मानना है कि विकास ही स्थायी शांति का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। प्रदेश सरकार ने बजट में भी ग्रामीण विकास, अधोसंरचना और जन कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया है, जिसमें सड़क निर्माण, ग्रामीण संपर्क, रोजगार और आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण की अवधि बढ़ाकर विकास कार्यों को गति देने का फैसला किया है और हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस है। सरकार की रणनीति साफ है कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां अब विकास, रोजगार और जन सुविधाओं के जरिए विश्वास बहाली की जाएगी। केंद्र सरकार भी मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य और संकल्प पर काम कर रहा है और सुरक्षा के साथ ही साथ विकास आधारित मॉडल को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई मध्य क्षेत्रीय बैठक में प्रदेश में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों और सुशासन के प्रयासों की जानकारी साझा की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले नक्सल समस्या का उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त की गई। जहां अनेक इनामी नक्सलवादियों ने समर्पण किया, वहीं अनेक नक्सल तत्वों का सफाया भी किया गया। जवानों और सुरक्षा बलों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया गया। नागरिकों के मन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों के विकास के लिए नए लक्ष्य तय किए गए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित रहे ग्रामों के लिए 330 करोड़ रुपए लागत की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सड़क, पुल, मोबाइल टावर, नई सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही है। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वे सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर मध्य क्षेत्रीय परिषद और 26वीं बैठक संपन्न हुई। माननीय गृहमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मैं और सभी हमारे प्रमुख सचिव, अन्य मंत्री, अधिकारी, मुख्यमंत्री जिनको बुलाया गया था, सबके साथ नक्सल विरोधी आंदोलन में जो बड़ी जीत हासिल की और खासकर इसको बस्तर में करके संदेश भी दिया है कि जो डेट दी थी माननीय गृहमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मार्च 2000 तक नक्सल विरोधी देश हो जाएगा और ये हमारे सौभाग्य की बात है। बस्तर इसका सबसे बड़ा गढ़ था और वही ये बैठक करके संदेश दिया, तो मैं आपके ओर से भी बधाई देता हूँ आप सबके माध्यम से। नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। तो देखिए, नक्सलवाद के
खात्मे की ओर अब जो है पूरे भारत को ले जाया जा रहा है और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार अब उन जिलों में अब फोकस कर रही है और फोकस इतना तेजी से बढ़ा दिया गया है कि जहां पर भी नक्सली गतिविधियां प्रभावित रहे हैं जो जिले, उन पर अब फोकस किया जा रहा है कि वहां पर विकास कैसे पहुंचाया जाए और पूर्णतः नक्सल मुक्त पूरे भारत को यहां पर किया जाए। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराधा शंकर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, बहुत स्वागत है अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं के साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अनुराधा जी आपसे करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की जो अब यहाँ पर मंशा नजर आ रही है, जो फोकस है वो जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जिले रहे हैं, अब उन पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अब नक्सली जिलों में उसका नाम नहीं आता, उस क्षेत्र में उसका नाम नहीं आता है। पूरी तरह से जो खात्मा कर दिया गया है, जो विकास मॉडल यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? विचारधारा है जिसको कायदे से माओवादी विचारधारा कहना चाहिए। नक्सल कहने से ऐसा लगता है जैसे ये बंगाल में कहीं शुरू हुआ। दरअसल ये एक विदेशी विचार से प्रभावित विचारधारा, एक हिंसात्मक आंदोलन रहा है जो भारत नामक राष्ट्र को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता। और ये जो विचारधारा है इसने काफी लंबे समय से बहुत चालाकी से और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि तकनीकी रूप से सक्षमता से अपने इस काम को चलाया है। और इन्होंने चुनाव उन जगहों का किया जहां भारत की संपदा तो है ही जमीन के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा भोले भाले लोग हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, तो उनको उन्होंने अपना मोहरा बनाया और इसके लिए अभियान लगातार ही चलते रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही चीजें संभल गई हैं। मेरी जो राय है हमेशा से ये रही है और मैंने कई जगह पर ये बात कही है कि दरअसल माओवाद के पनपने का कारण या जो स्थानीय आदिवासी वगैरह हैं उनका, हमारे उन भाई बंधुओं का उससे जुड़ने का कारण सरकार की उपस्थिति ना होना है या शासन तंत्र की उपस्थिति ना होना है। ये लोग ज्यादातर आइसोलेटेड एरियाज को चुनते हैं जहां पर कि आपकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो वो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें वो जाके घुस जाते हैं। और ये अच्छी बात है, शांति की स्थापना हो, हिंसा बंद हो, तो फिर वहां पर हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। हमारी का मतलब लोक सेवकों की उपस्थिति होना चाहिए, शासन के जो कल्याणकारी कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनकी उपस्थिति होना चाहिए। और उन सभी में हमेशा न्याय और शांति और जो हम समानता का सिद्धांत हम मानते हैं हमारे संपूर्ण समाज में, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल अनुराधा जी, देखिए लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि माओवाद की बात करें, नक्सलवाद जो है केवल कानून व्यवस्था की ये समस्या यहाँ पर नहीं थी, बल्कि विश्वास की और विकास की भी यहाँ पर समस्या थी। उसकी कमी के कारण ये समस्या का और भी ज़्यादा ये बढ़ती गई और कई जिलों तक ये फैलती गई। लेकिन अब सरकार जो है उसी मूल समस्या पर फोकस कर रही है, अब उसी विकास पर फोकस कर रही है, उसी सोच पर अब फोकस कर रही है। तो कितनी सफलता से आप इसे मानती है कि सरकार की जो मंशा थी, जो विकास उसने सरकार ने सोचा है कि इन जिलों को नक्सल मुक्त करना है। छत्तीसगढ़ की भी जैसे हमने बात कही है, वहाँ पर बैठक हुई और 2026 में 31 मार्च की जो डेट दी गई थी, उस डेट पर ही जो नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। मतलब सरकार कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही, तो उनकी मंशा जो है वो अब काम में भी दिख रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन में भी नजर आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये अच्छी बात है अगर इसके हमारे पास ये विश्वास अगर हमें हो गया है कि माओवाद, किसी वाद का खात्मा, तो क्या माओवादियों से उन इलाकों को मुक्त करा लिया गया, ऐसा मैं मानना चाहूंगी। और वो वाद तो लोगों के मन में होता है, कुछ लोग जिनके मानसिक रूप से, जिनको हमारे राष्ट्र से, हमारे लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनकी मानसिकता है, तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन माओवादियों से इन इलाकों को मुक्त कर लिया गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हम कहें तो बेहतर होगा। और मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह का जिम्मेदार लोग कह रहे हैं तो इसके पीछे कुछ बात होगी। लेकिन जो भी आप विकास कार्य जिसको कह रही हैं, या जो भी काम वहाँ होगा, जो प्लानिंग हो रही होगी, जो योजना बन रही होगी, उसमें सबसे ज्यादा दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज है भागीदारी,
क्योंकि वहाँ इन सारे इलाकों में हमारे देश के सबसे ज्यादा जो सीधे साधे और सबसे ज्यादा जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले उनकी भागीदारी, क्योंकि नागरिक सब समान है हमारे देश में। आपकी डिग्री क्या है, आपका परिवार क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कायदे की बात है कि हर नागरिक समान है। तो वो आदिवासी बंधु जो वहाँ रहते हैं और जो माओवादियों के द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त है कि शासन जो भी काम करे वो पारदर्शी तरीके से करे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पारदर्शिता यानी ईमानदारी। तो अगर हमारी कोशिशों में ईमानदारी होगी, निश्चित ही मेरा मानना है कि आगे कभी भी इस तरह की जो दुष्ट किस्म के वाद हैं या दुष्ट व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमारे सीधे साधे भोले भाले आदिवासी लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल मैम, आपके एक एक शब्द से पूर्णतः सहमत हूं मैं। और जिस प्रकार से आपने बात कही है, माओवाद हो, नक्सलवाद हो, वो कोई एक्सटर्नल चीजें नहीं है, ये एक सोच है और अब उस सोच पर काम करने की जरूरत है। जो पुनर्वास नीति जो सरकार कहती है, जिन नीतियों के जरिए उन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया है, जो मुख्य धारा में जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो पुनर्वास नीति है, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं नक्सलवाद खात्मे को लेकर, माओवाद खात्मे को लेकर, उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहा है? क्योंकि ये एक सोच है, ये कोई बाहरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आपने खत्म कर दिया और उससे वो जिला बिल्कुल नक्सलवाद मुक्त हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। और मेरा मानना है कि देखिए, जो पुनर्वास नीतियां हैं वे अच्छी हैं और कई बार उनको रिवाइज भी किया गया है समय के हिसाब से, और अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग अलग भी हैं। तो वो नीतियां जो है वो बहुत ठीक हो जाएंगी। उसका मतलब मेरे ख्याल से उनका ठीक असर पड़ेगा यदि वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा। जी बिल्कुल। आलोक जी, देखिए, लंबे समय तक अगर हम बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पहचान जो रही थी वो हिंसा और असुरक्षा से होती थी, लेकिन आज हम उससे परे होकर आज विकास की बात हो रही है। तो क्या आप मानते हैं सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट की ओर अब जो है सरकार काम कर रही है? आदरणीय अनुराधा दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके साथ मुझे इस डिबेट में बैठने का मौका मिला। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं साक्षी जी। नहीं तो नक्सलवाड़ी यानी बंगाल में पैदा हुआ ये विचार चारू मजूमदार का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंच गया, एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसको पुष्पित और पल्लवित होने के लिए अनुकूल वातावरण मिला है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हमारी रही हो, कुछ गलतियां उनकी रही हो, लेकिन ये विचार तो पनपा है। अब जिस तरीके से विचार पनपा, इसने पूरे सिस्टम को ध्वस्त करके रखा। खासकर विकास के काम वहां पर नहीं होने दिए और विकास से उनको वंचित रखा। बहुत जरूरी है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास, क्योंकि खासकर मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये 3 जिले ही इसमें माने जाते हैं और सीधी और सिंगरौली आंशिक रूप से इसके प्रभावित माने जाते हैं। और इसमें भी बालाघाट सर्वाधिक प्रभावित माना जाता रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी घटना लंबे समय से वहां नहीं हुई। जिस तरह पुलिस ने वहां पे अपना काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा तो जीता है, क्योंकि केवल बंदूक से या केवल गोली से इस समस्या का निदान हो रहा होता तो बहुत पहले हो गया होता। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस ने, प्रशासन ने उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया है और विश्वास जीता भी है। उसी के कारण ये सरेंडर हुए हैं और मुख्य धारा से ये लोग जुड़े हैं। अब यहाँ पर चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ग्रामीण संपर्क हो, चाहे वो रोजगार के साधन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे उनका स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर हो, ये सब चीजें होना वहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हम यदि मुख्य धारा में लौटे हैं या मुख्य धारा में हम मिल रहे हैं तो हमने मिलकर गलत नहीं किया, बल्कि हम अब तक जिनके साथ थे हम उनके साथ गलत थे। तो ऐसा विश्वास तो जीतना पड़ेगा शासन को, प्रशासन को। साक्षी जी। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, देखिए, मैं आलोक जी के भी एक एक शब्द से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि एक विचार पनपा है। जिस प्रकार से पहले भी बात कही है, नक्सलवाद, माओवाद कोई एक बाहरी कोई चीज नहीं है कि जिसको खत्म कर दिया और उससे मुक्ति हमने पाली है। ये एक विचार है। विचार पनपना मतलब बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार का ये विचार पनपा है, उस पर जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार और जो प्रशासन है, जिस प्रकार से आलोक जी ने भी कहा है कि विश्वास जीता है, तभी वो पुनर्वास नीति से प्रभावित हुआ है और आज सरेंडर
टेंडर भी हुए हैं और मुख्य धारा से जुड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। और सीधी सिंगरौली की भी बात करें तो ऐसी गतिविधियां नजर अब मध्य प्रदेश में आती नहीं है, इसलिए उसे अब नक्सली क्षेत्रों और जिलों में गिना भी नहीं जाता है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि एक डेट दे दी गई थी, डेडलाइन दे दी गई थी, तब तक नक्सलवाद खत्म हो गया है। तो अब जो नक्सल प्रभावित राज्य है उससे उभर कर अब डेवलपमेंट से मॉडल स्टेट, एक डेवलपमेंट का मॉडल स्टेट अब मध्य प्रदेश भी बन गया है और बाकी जो जिले हैं वो भी बनते जा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की नीतियां हैं, अब उससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। उस विचार को, उस विचार की जो नींव है वो पकड़ ली है सरकार ने। भूपेंद्र जी देखिए साक्षी जी, विचार निश्चित रूप से है, लेकिन विचार के साथ उसको खाद पानी कहाँ से मिलता है, महत्वपूर्ण बात यह है जी। दूसरी बात, समाप्ति करने के लिए अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो वो समाप्ति किया जा सकता है। और ये इस सरकार ने बताया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक समन्वय बना के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, एक रणनीति के तहत आउटसोर्सेस जितनी भी इंफॉर्मेशन थी और उनके तहत उस विचार को निश्चित रूप से दमन किया गया। लेकिन विचार फिर से पल्लवित ना हो, उसके लिए एक सतत हमको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और उस सतत रणनीति में मुख्य धारा जिसको कहा गया, पूर्व वक्ताओं ने भी जिस तरह से कहा, उसमें एक पारदर्शिता का सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि नक्सलवाद जब ही आया था अपेक्षित होने के कारण, और उसको कुछ लोगों ने राजनीति के रूप में देकर कि आपको अपेक्षित किया जा रहा है, मुख्य धारा में आपको जाति देश में माना जा रहा है, आपको पिछड़ा बोला जा रहा है, और इसके कारण उन्होंने हथियार उठाना का मार्ग अपनाया। और उसके तहत ये कार्रवाई आज जो हम देख रहे हैं, जो सुखद परिणाम, आज जिस तरह से 26वीं मध्य क्षेत्र की बैठक हुई और मध्य क्षेत्र की बैठक से जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बीच और जो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, आर्म फोर्सेस के हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, उन सबके बीच में जब तक कोरिलेशन नहीं अच्छा होगा, उस चीज को हम इस तरह से नहीं कर सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो जनजाति बंधु हैं, उन जनजातीय बंधुओं का रहना सहना और जो उनकी चाहे प्राकृतिक परंपरा हो, चाहे वो अस्तित्व और अस्मिता और विकास, उनके लिए जल जंगल जमीन और जिस तरह से उनके जो ईश्वरवादी के तत्व को जो प्रकृति में देखते हैं, उनको हमको समन्वय के रूप में बना के, और वो प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं और इसके कारण हम उनके अनुरूप चल के उनके ही परंपरागत चीजों को हम जो वैज्ञानिक परिश्लेषण में है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के इन जूझों से जूझ रहे हैं, उनके पास इसके सुझाव हैं, उनके पास उसके इलाज हैं, उनके पास समाधान है, और वो जितना भी प्रकृति से लेते थे वो जितनी आवश्यकता के अनुरूप होता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनको आधुनिकता की मुख्य धारा में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो शासकीय योजनाएं हो, उनको भी उनकी भागीदारी। और ये एक लंबे समय से था, वो शिक्षा से, चाहे वो शासकीय योजनाओं से वंचित थे और उसको उसके रूप में उनका भी वही हक है। लेकिन साथ साथ उनके अस्तित्व की जो अस्मिता और अस्तित्व और विकास जो पूर्णता हो, उनकी जो प्रकृतिवादी सिद्धांत पे है, ईश्वरवादी पे, उसका संरक्षण देना पड़ेगा। जिस तरह से पेशा का कानून मध्य प्रदेश में जिस तरह से आया, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और साथ साथ उनकी भागीदारी उस सरकार के निकाय के रूप में होनी चाहिए, चाहे वो पंचायत के चुनाव में हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में। 33 जिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं, और उसके मुख्य धारा के रूप में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री के साथ समन्वय रूप में और बड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों के बीच में जो रोड मैप बनाया है, जो 400 गाड़ियों का जिस तरह से एक टोल नंबर दिया, जिसके तहत एक ही समस्या से सारी समस्याएं होंगी, आयुष्मान मान के स्वास्थ्य की सेवाओं के रूप में उन्होंने किया। दूसरी बात, जो भी कैंप थे जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो बनाए थे, उसको उन्होंने समाज के स्मारक के रूप में या उसके सामाजिक रूप में भागीदारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार फंड के साथ साथ उसकी फंड की न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए कि जहां पे फंड लगाया जा रहा है वो सही लग रहा है। दूसरी बात, वहां पे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी सहभागिता के अनुकूल, क्योंकि वो प्रकृति के बारे में वो समझते हैं, अपनी जलवायु, अपने अस्तित्व और अपने रहन सहन के बारे में उनके रोड मैप के अनुसार हमें समग्रता के साथ भारत के राष्ट्रवाद का बोध कराना चाहिए। पुनर्वास नीति से तो जोड़ दिया, लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अनुराधा जी, एक लास्ट
लास्ट कमेंट आपसे यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी कि ये जो विचार है, अगर इस विचार का, इस प्रकार के विचार का ये पौधा था तो पानी किसने दिया और ये पेड़ कैसे बना, इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और अब अगर हम विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद अब तो नक्सलवाद खात्मे की बात हो रही है, तो और क्या अब चैलेंजेस है जो फेस करने के लिए पड़ते हैं प्रशासन को और अधिकारियों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि विचार जो होता है उसका अपना जीवन होता है और अनेक प्रकार के विचार होते हैं, उन विचारों के अनेक एस्पेक्ट्स होते हैं और उनको पनपने के लिए सिर्फ मनुष्य की बुद्धि की जरूरत होती है। वही उसी स्कूल में सब प्रकार के बच्चे जाते हैं, कोई बच्चा सेना में चला जाता है, कोई गायक बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको शिक्षा किसी को अलग प्रकार की कला की दी गई और किसी को शस्त्र उठाने की दी गई। तो मन है वो कुछ लोगों का के मन में, मैं जैसे आप लोग के जमाने के बच्चे कहते हैं लोचा हो जाता है। तो मैं आप जो दोनों हमारे मेरे साथ जो पैनल में हैं, दोनों पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो प्रमुख बात यहाँ पर है कि उनकी जो पहचान है, जिन लोगों को इन्होंने मोहरा बनाया, जो मुद्दा यहाँ पर है माओवाद के बराबर ही मुद्दा वो लोग हैं जो अपने सीधे पैन और बहुत तरह की हमारी कमजोरियों के कारण, शेष समाज की कमजोरियों के कारण हम वो उसके मोहरे बन गए। तो दो बातें हैं, अगर विचार को रोकना है तो आप ये मान के चलिए कि जो भी विचार को रोकना चाहता है कभी विचार को नहीं रोक सकता। अनेक जो मैं तो बिल्कुल बैन और इन चीजों के खिलाफ हूँ, क्योंकि जिस चीज को बैन किया जाता है वो अंडरग्राउंड जाकर और पनपने लगता है। तो विचार वगैरह रुकता नहीं है कभी भी। किसी भी थॉट को, किसी आइडिया को, किसी आइडियोलॉजी को रोकने की कोशिश सरकारों को नहीं करना चाहिए। वो जब उनका वक्त आता है वो खड़े होते हैं, जब वक्त आता है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मूल सवाल यहाँ पर है कि जिन लोगों के माध्यम से उन्होंने अपनी एक सेना सी खड़ी कर ली, उन लोगों के साथ हम क्या करेंगे? अब जैसे हारी हुई सेना है, वो मान लीजिए कि उनकी सेना ही होगी भले, मगर वो हारी हुई, यदि वो हारी हुई सेना है तो विजेता को हमेशा बड़ा हृदय रखना चाहिए। हारी हुई सेना शरणागत होती है और उसको शरणागत के रूप में रखना चाहिए, बड़ा हृदय रख के, और उसको वो मौके देने चाहिए। भारत के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन भारत ने हमेशा विविधता को स्वीकार किया है और इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ये जो भाई बंधु हमारे हैं, इनके विचार में हमसे कुछ वैविध्य है। और मैं माओवादी विचार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आदिवासी समाज के विचारों की बात कर रही हूँ। उनके जो सामाजिक विचार हैं, उनके जो जीवन शैली है, उनके जो खान पान की शैली है, हमें समझना चाहिए कि वह भी भारत है। क्योंकि कितने भारत हैं भारत में, है ना? दक्षिण का भारत, उत्तर का भारत, पूरब का भारत, जंगल का भारत, नदी का भारत, ये सब भारत में अनेक भारत है। तो सबको बिल्कुल सारी भावनाओं को समझना होगा। हाँ बिल्कुल, पंडित नेहरू कहते थे हम सब भारत माता हैं। बिल्कुल। तो हम सब भारत माता हैं, तो वे सब भारत माता हैं। तो उनको भारत माता की तरह जो हमारा काम है वो सम्मान के साथ उनके साथ आगे व्यवहार करेंगे। उनकी जमीन है ये हमको ध्यान रहे, उनका जंगल है ये हमको ध्यान रहे, उनका पानी है। और ये भाई ने बहुत अच्छा कहा कि पैसा लागू हुआ कि नहीं हुआ ये पूछो, कानून तो आपने बहुत से बना दिए, लागू क्या हो रहा है? बिल्कुल अनुराधा जी, आपके एक शब्द से पूर्णतः मैं सहमत हूँ। हाँ, आलोक जी देखिए, आप भी बिल्कुल पूर्णतः सहमत होंगे कि उनकी भी भावनाओं को समझना होगा। उनके जंगल है, उनका क्षेत्र है, उनकी परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है, सब चीज समझनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो कमजोर उनका समूह है तो फिर उसको शरण कौन दे रहा है? उस पर अगर शायद नकल कस लेंगे ना तो और ज्यादा तेजी से शायद हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और कई बार इस प्रकार के आरोप भी लगते हैं कि जो आदिवासी नहीं भी होते हैं उनको भी नक्सलवादी ग्रुप का मान लिया जाता है और वो भी उस जद में आ जाते हैं। तो उनकी भावनाओं को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर उनकी कमजोरी का कोई फायदा उठा रहा है तो वो कौन फायदा उठा रहा है वो पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मैं श्रद्धेय अनुराधा दीदी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। हमें इन लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा इनके मूल स्वरूप में। यदि हम इनके मूल स्वरूप में आत्मसात इन्हें नहीं करेंगे, इनके साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप तय मानिए विचार कभी भी नहीं मरता, विचार हमेशा जीवंत रहता है। आप दबा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, उसको रोक सकते हो, उसके संग आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन विचार कभी मरता नहीं है। उसको जैसे ही खाद पानी मिलेगा, जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा, वह पुनः पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा।
तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है जो पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें उन्हें वो जैसे हैं उसी स्वरूप में, उनके मूल स्वरूप में आत्मसात करना पड़ेगा। उनकी संस्कृति के साथ अपनानी किसी भी पड़ेगी, प्रकार की समझना छेड़छाड़ पड़ेगी, बिल्कुल उन्हें हमें वो नहीं करनी अपना होगी। मानना पड़ेगा, कुल मिलाकर उन्हें भी हम ये ना माने कि वो बिल्कुल, अलग है हमसे, तभी अपना मानना तभी पड़ेगा वो उन्हें। हमारे साथ होंगे। वो बंदूक से, गोली से बिल्कुल। कोई किसी को लंबे समय तक किसी को आप दबा नहीं सकते। नहीं दबा सकते, निश्चित बिल्कुल। रूप से इसमें पुलिस ने बहुत प्रयास किया है, चाहे वो मकवाना जी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अभिषेक तिवारी हो, चाहे आदित्य मिश्रा हो, इवन पूरी पुलिस फोर्स और हॉक फोर्स ने वाकई बहुत मेहनत की है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये उनकी मेहनत मेहनत का आज हम खराब नहीं परिणाम जाना देख चाहिए। रहे हैं कि नक्सलवाद खात्मे की आज हम बात कर रहे हैं और खात्मा हो भी गया है। समय की सीमा है, रुकना चाहूंगी आपको। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, नक्सलवाद खात्मे की बात यहाँ पर की जा रही है और अब विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जिस प्रकार से बात कही है और बहुत अच्छी बात अनुराधा मैम ने भी कही है कि भारत में ही अनेक भारत है और आदिवासियों की अगर हम बात हो रही है तो उन्हें अपना समझना होगा, उनकी संस्कृति को, उनकी भावना को, उनके भाव को, उनकी परंपराओं को समझना होगा, अपनाना होगा। अलग समझेंगे तो इस प्रकार के क्लैश होते रहेंगे और इस प्रकार के विचार पनपेंगे और इस प्रकार के विचार अगर है और अगर वो कमजोर है तो उनकी कमजोरी का फायदा कौन उठा रहा है उसे भी पकड़ना होगा, क्योंकि विचार कभी भी मरता नहीं है। उस पौधा है, उसे पानी दिया जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा। तो उसे पनपने नहीं देना है बल्कि अपना मानना है। सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है और उसका परिणाम भी देखने के लिए मिल रहा है। नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का उन जिलों में नाम भी नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के भी जिस प्रकार से देखा कि डेडलाइन थी और डेडलाइन पर वो खात्मा हुआ, बैठक हो रही है और विकास की बात उन जिलों में हो रही है। तो देखिए, विचार जो होता है वो नहीं मरता है, लेकिन जो आदिवासी है उन लोगों को हमें समझना होगा, उनकी परंपराओं को, सारी चीजों को अपनाना होगा और एक मानना होगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।